we completed clear thermodynamics और thermochemistry हमने last lecture में complete किया. In today's lecture we are going to discuss a very basic chapter of organic chemistry, that is purification and characterization of organic compound. तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलता है उसको कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, फर्दर कैसे पता चलता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन और सल्फर, लाइक दैट. क्लियर? तो नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल सिंपल सा है, दैट इज प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. प्यूरिफिकेशन एंड characterization of organic compound. तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा प्यूरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. तो हाउ टू प्यूरिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड? फर्स्ट वन, राइट डाउन प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. So first of all, we are going to deal with the purification part. Purification की बात की जाए तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए आपके पास काफी मेथड्स होते हैं. सबसे पहले देखेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन. जैसे ये वाला पार्ट हमने क्लास 9 में भी ब्रीफली डिस्कस किया है, इजंट इट? जैसे आपने वहां पे डिस्कस किया होगा क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, और यहाँ पे कुछ और पार्ट भी डिस्कस करेंगे. तो प्यूरिफिकेशन का सबसे पहला और आसान तरीका होता है बेटा क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है? तो हाउ टू प्यूरिफाई कंपाउंड बाय क्रिस्टलाइजेशन? तो राइट डाउन फर्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन. अब देखो नाम से पता चल रहा है बेटा क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? प्यूरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन. रूटेड प्यूरिफिकेशन with the help of crystal formation. Now, इसमें हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले हमें सॉल्यूशन बनाना होगा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल के. उसके बाद उस सॉल्वेंट को फिल्टर करना होगा, फिर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्रिस्टल को सेपरेट करेंगे और फाइनली हम क्रिस्टल को ड्राई करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टेप को समझने से पहले सीखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन किस केस में किया जाता है. तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, कोई भी सैंपल को प्यूरिफाई करना है. जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटी एसोसिएट होगी. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ऑर्गेनिक सैंपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सम इम्प्योरिटी इज एसोसिएटेड विद इट. ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या एसोसिएट है? इम्प्योरिटी. और हमें इस इम्प्योरिटी को रिमूव करना है सो दैट वी कैन प्यूरिफाई दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो क्रिस्टलाइजेशन कब काम में लेंगे? जब इन दोनों की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफर करेगी, वेरी करेगी. गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used when organic compound and impurity have differ in the solubility in a particular solvent. ये मेथड हम तभी इंप्लीमेंट करेंगे जब दोनों में कौन कौन, इम्प्योरिटी और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी एक सॉल्वेंट के अंदर. मान लो इनमें से एक ही कंपोनेंट सॉल्युबल होगा, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा या फिर इम्प्योरिटी सॉल्युबल होगी. क्लियर? अब देखो स्टेप क्या क्या होता है. एनी डाउट अप टू दिस? ये समझ में आया बेटा? प्रिंसिपल इज क्लियर टू ऑल और एनी डाउट?
ये क्लियर हुआ कब हम क्रिस्टलाइजेशन काम में लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. जब ऑर्गेनिक कंपाउंड या इम्प्यूरिटी इन दोनों में से किसी एक की सॉल्युबिलिटी कम होगी और किसी एक की सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब हम क्या करेंगे, इस सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले राइट डाउन स्टेप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, दैट इज प्रिपरेशन। अब ये सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा, इस इम्प्योर सैंपल को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाने के लिए एक सॉल्वेंट डाला, सुटेबल सॉल्वेंट। हर एक सॉल्वेंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, एक सुटेबल सॉल्वेंट लेना पड़ेगा हम करेक्ट कर सकते। एक सुटेबल सॉल्वेंट हमने लिया और उस सॉल्वेंट में हमने इम्प्योर सैंपल डाल दिया। दिस इज सॉल्वेंट। अब बताओ इम्प्योर सैंपल में क्या क्या होगा, व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्योर सैंपल। उसके अंदर एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसके साथ साथ क्या होगी, इम्प्योरिटी। दिस इज द मिक्सचर ऑफ इम्प्योर सैंपल। इसको सॉल्वेंट में डाला, जैसे सॉल्वेंट में डालेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास शुगर है, शुगर के अलावा आपके पास पेबल्स है, पत्थर है, तो पानी में कौन डिसॉल्व होगा, ऑब्वियसली शुगर। गेटिंग माय पॉइंट? वाला पार्ट है वो इंसोल्यूबल था, तो वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सॉल्वेंट में स्टेप नंबर 2 इज द फिल्ट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन को, बताओ क्या इसमें सारे कंपोनेंट सॉल्यूबल हैं? No, एनीवन? sir. वेरी गुड। कौन सा सॉल्यूबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कौन सा इनसॉल्यूबल है, Impurity. गुड, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व तो कर दिया, तो सॉल्यूशन के अंदर कौन जाएगा, कौन मिल जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनसॉल्यूबल कौन है, इम्प्योरिटी। अब हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर पेपर से पास कर देंगे, लाइक दैट। यस यस, इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाएगी, गुड। तो दिस इज अ फिल्टर पेपर विथ स्मॉल पोर्स, और हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कर दिया। ठीक है, तो दिस इज फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर से क्या होगा बेटा, इम्प्योरिटी विल सेपरेट आउट, impurity will separate out. So this is the step number 2. Step 1 में हमने डिसॉल्व किया उसको, स्टेप 2 में फिल्टर पेपर से पास किया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्रिस्टल को फॉर्म करेंगे। थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। थर्ड स्टेप इज क्रिस्टल फॉर्मेशन और क्रिस्टलाइजेशन। अब याद रखना बेटा, क्रिस्टल फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास पानी और या फिर कोई और भी कंपाउंड है, तो उसको आप क्रिस्टलाइज कैसे करा सकते हो? वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाउ यू कैन क्रिस्टलाइज, बाय हीटिंग और कूलिंग? Heating. हीटिंग और कूलिंग। एक बार फिर से सोचो, जैसे आपके पास नमक का घोल, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको आप गर्म करोगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म करेगा या फिर ठंडा करने से? ठंडा। फिर से सोचो, बोथ। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों केसेस यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। जैसे सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसको गर्म करोगे तो वो ज्यादा घुलेगा, और थोड़ा देर और गर्म कर दिया तो पानी वेपोराइज हो जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के क्रिस्टल मिलेंगे। तो गर्म करने से भी क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ठंडा वाला केस देखो, शुगर सॉल्यूशन, नमक शक्कर का घोल, शुगर सॉल्यूशन, उसको ठंडा करते जाओ और उसके क्रिस्टल सेपरेट आउट होते जाएंगे। तो
ठंडा करने से भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, मेनली ठंडा करने से क्रिस्टलाइजेशन होता है बाय कूलिंग. ओके, so in this case how we can crystallize this pure solvent. अब ध्यान से समझना कि जब आपने इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास किया तो जो आपको फिल्ट्रेट मिला, जैसे यहाँ पे आपको फिल्ट्रेट मिला, दिस इज नॉन एज फिल्ट्रेट. तो is it containing your organic compound or also impurity? Pure. Pure organic compound. Impurity तो filter paper से separate out होगी, वो soluble नहीं थी, so they are separate out. This filtrate is containing pure organic compound. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको क्रिस्टलाइज करेंगे बाय कूलिंग. उसको ठंडा कर देंगे और जैसे ठंडा करेंगे तो इसमें से क्रिस्टल सेपरेट आउट होने लगेंगे. ध्यान से समझना, ये सॉल्वेंट और इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे क्रिस्टल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने लगेंगे लाइक दैट. हम क्या करेंगे, क्रिस्टल को सेपरेट कर देंगे. नंबर 4, सेपरेट द क्रिस्टल. सेपरेट द क्रिस्टल. तो क्या फिर से हम फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं? Yes, sir. हाँ, वो भी एक मेथड है और इसके अलावा भी एक फनल होती है बेटा, बकनर फनल. गेटिंग माय पॉइंट, एक पर्टिकुलर नेम फनल होती है, फनल से पास करेंगे तो भी फनल लिक्विड अलग हो जाएगा और क्रिस्टल सेपरेट हो जाएगा. रिपीट. हाँ, कोकोनट हस्क यू कैन यूज. बच्चा कह रहा है कि कोकोनट हस्क, जो नारियल का छिलका होता है, उससे भी आप सेपरेट कर सकते हो. यस यू कैन. क्लियर. तो लास्ट स्टेप. अब बेटा जो क्रिस्टल आपने सेपरेट किए हैं, क्या वो प्योर कंपाउंड के हैं? Yes, sir. Yes, sir. दैट कंटेनिंग प्योर कंपाउंड. क्लियर. अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी सॉल्वेंट बचा हुआ है, वो क्रिस्टल अभी भी भीगे हुए हैं, दोज क्रिस्टल्स आर वेट, गीले हैं. लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो हीट करके जो भी वाटर एसोसिएटेड है उसको अलग कर देंगे. तो जो पीछे बचेगा दैट वुड बी प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट मींस लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल. ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल. तो अल्टीमेटली इसमें हीट किया जाता है. हीटिंग के कारण जो भी सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो वेपोराइज हो जाएगा. नोट इट डाउन. याद रखना बेटा, क्रिस्टल को सेपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की फनल होती है, उसको हम कहते हैं बकनर फनल. तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप नाम का आइडिया रखो, बकनर फनल. फनल तो पता होगा सभी को. एनीवन कैन एक्सप्लेन फनल? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फनल? रिपीट. विच लाइक स्ट्रक्चर? हाँ, एग्जैक्टली. फनल इज समथिंग लाइक दैट, कोनिकल स्ट्रक्चर. दिस इज फनल. क्लियर. जिसका एक माउथ जो है वो काफी ब्रॉड होता है और दूसरा माउथ थिन होता है. पॉइंट क्लियर है सभी को? स्टेप फर्स्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल सिंपल है. क्रिस्टलाइजेशन. ये कब काम मिलेंगे, जब एक कंपोनेंट सॉल्युबल होगा और दूसरा कंपोनेंट इनसॉल्युबल. तो सबसे पहले स्टेप में हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे. सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर इम्प्योर सैंपल डालकर. तो जो सॉल्युबल पार्ट है वो तो घुल जाएगा और इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड. दूसरे स्टेप में उसको फिल्टर पेपर से पास किया तो इम्प्योरिटी यहीं बच जाएगी. लाइक दैट इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड और फिल्ट्रेट के अंदर आपको प्योर कंपाउंड मिल जाएगा. थर्ड स्टेप में हम क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे ताकि जो प्योर कंपाउंड है
वो सॉल्यूशन से बाहर निकल के क्या बना दें, क्रिस्टल। स्टेप 4 इज द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ योर कंपाउंड वाया बकनर फनल। ये सेपरेट कैसे करेंगे क्रिस्टल, बकनर फनल की मदद से। और लास्ट स्टेप इज द ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल। हाउ टू ड्राई क्रिस्टल, बाय हीटिंग। ठीक है, अब क्रिस्टल ड्राई होने के बाद जो आपको प्योर सैंपल मिलेगा वो किसकी फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टल की फॉर्म। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ सेकंड मेथड इज सब्लिमेशन। चलिए दूसरा मेथड है बेटा सब्लिमेशन। Second method is sublimation. So can anyone tell me what is meaning of sublimation? Anyone? Solid to gas. Solid to gas. Exactly. तो sublimation की definition सभी को पता है कि the conversion of solid directly into gas bypassing liquid phase. Liquid को bypass करते हैं. Got it? तो simply sublimation का मतलब होता है conversion of solid into liquid, into gas actually, or vapor. This is sublimation. अब इससे हम किस तरह की इम्प्योरिटी सेपरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम फनल काम में लेंगे या किस तरह का प्रोसीजर होगा, लेट अस चेक। इसका जो प्रिंसिपल है याद रखना बेटा, ये कब काम में लेंगे, टू सेपरेट, इट इज यूज्ड टू सेपरेट sublimable solid associated with non-volatile impurity। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ volatile and non-volatile? Anyone? Which can change from solid to gaseous form directly. Yes, we can say volatile. Sublimable is one which converts solid to vapor directly. वो होता है sublimable. Acetone is what? Yes, acetone is non-volatile. That is correct. See, बिल्कुल सही है बेटा। Sublimable जो होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस के अंदर, वेपर के अंदर। बट वोलेटाइल का मतलब होता है वो कंपाउंड जो वेपर्स बना सकता है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर्स नहीं बना सकता। तो बताओ वाटर किस तरह का लिक्विड है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? Volatile. Volatile. वेरी गुड, वोलेटाइल। इफ यू टॉक अबाउट जस्ट लाइक सुक्रोज, शक्कर जो है वो वोलेटाइल होगी कि नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल। गेटिंग माय पॉइंट? क्या शक्कर वेपर्स बना सकती है? नो। इफ वी टॉक अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होगा, वोलेटाइल कि नॉन वोलेटाइल? Non-volatile. Non-volatile. नॉन वोलेटाइल, बिल्कुल सही है। एल्कोहल, Non-volatile. फिर से सोचो, अल्कोहल इज वोलेटाइल, अल्कोहल इज जनरली लिक्विड इन नेचर, उसको हीट करोगे तो वो वेपोराइज हो जाएगी। ओके, तो वोलेटाइल का मतलब बेटा ये क्लास 12 में भी आपको काफी हेल्पफुल होंगे, काफी काम आएंगे। वोलेटाइल का मतलब द वन कंपोनेंट विच कैन फॉर्म वेपर, एंड नॉन वोलेटाइल इज वन विच कैन नॉट फॉर्म वेपर। डन। तो आते हैं सब्लिमेशन पे। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, ये हम कब काम में लेंगे, जब हमारे पास एक कंपोनेंट तो सॉलिड होगा सब्लिमेबल, और दूसरा the impurities are non-volatile impurities. So what is meaning of this line? Non-volatile impurities का मतलब क्या हुआ, जो impurities vapor form नहीं कर सकती। तो इसका मतलब हम sublimation तब काम में लेंगे जब हमारा एक कंपोनेंट sublimable होगा और दूसरी जो impurity है वो क्या होंगी, non-volatile। नाउ होता क्या है sublimation में, ठीक इस तरह का एक स्टैंड होगा, यहाँ पे आप
बर्नर लगा सकते हैं, दिस इज बर्नर, और दिस इज हाँ चाइना डिश। क्या बात है, ओके एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल क्या बात है, चलो कुछ तो याद है अब, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको चाइना डिश कहते हैं। एंड दिस स्टैंड इज नॉन एज ट्राइपॉड स्टैंड, लाइक, या फिर सिंपली आप टेबल कह सकते हो। इस बर्नर का नाम भी होता है पर्टिकुलर, क्लियर। बहुत तरह के बर्नर होते हैं, बंसन बर्नर, यू कैन से दिस इज स्टैंड, दिस इज ए फ्लास्क कंटेनिंग इम्प्योर सैंपल, इसके अंदर इम्प्योर सैंपल है। इम्प्योर सैंपल, अब इम्प्योर सैंपल के अंदर क्या क्या होगा बेटा, एक तो सब्लिमेबल सॉलिड होगा जिसको हमें सेपरेट करना है, और बताओ दूसरा क्या होगा। Non-volatile Non-volatile impurity. impurities. वेरी गुड, सब्लिमेबल सॉलिड के साथ होगी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो हमने इसमें इम्प्योर सैंपल ले लिया है, एक इन्वर्टेड फनल टाइप से इसमें इंसर्ट करेंगे, लाइक दैट, दिस इज इन्वर्टेड फनल, और इसके ऊपर हम कोकोनट प्लग लगा देंगे, दिस इज कॉटन प्लग, क्लियर, लाइक दैट। तो अब क्या करेंगे बेटा, जैसे ही हम इसको नीचे से हीट करेंगे, तो बताओ कौन सा कंपोनेंट ऊपर जाएगा, सब्लिमेबल सॉलिड या नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। Sublimable सब्लिमेबल solid. सॉलिड, Sublimable solid. एग्जैक्टली। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी जो है वो नाम से ही नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर फॉर्म करेगी। तो जैसे ही इसको हीट करेंगे, सब्लिमेबल सॉलिड वेपोराइज होगा। अब थोड़ी देर उसको रखेंगे तो बेटा जो सब्लिमेबल सॉलिड ऊपर उठा था, ये क्या करेगा, ये फनल की बॉर्डर लाइन पे डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे, लाइक दैट। तो व्हाट वी विल लेफ्ट बिहाइंड इज सिंपली नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। अब यहाँ पे पीछे क्या बच जाएगी, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। हम इस फनल को अलग करेंगे, और उसमें से यहाँ से बताओ ये वाला कौन सा कंपोनेंट डिपॉजिट हुआ, Sublimable solid. एग्जैक्टली सब्लिमेबल सॉलिड। नाउ दिस इज प्योर सॉलिड। अब यहाँ पे आपको प्योर मिलेगा, इम्प्योरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड। फनल को हटाओ, यहाँ से इसको चाकू या फिर चम्मच की मदद से उसको क्रॉस के अलग कर देंगे, नोटिस। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर वी कैन यूज दिस मेथड। तो सब्लिमेबल सॉलिड के केस में हम काम लेंगे। अब एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं सब्लिमेबल के, तो लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेबल सॉलिड। नंबर 1 इज कैम्फर, कैम्फर बोल, तो जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, वेरी गुड, Kapoor. Kapoor. कपूर। कपूर की गोली जो होती है, जो पूजा आरती में हम काम में लेते हैं, तो उसको जैसे ही आप जलाते हो वैसे ही वो डायरेक्टली डिसअपियर हो जाती है विदाउट मेल्टिंग। कपूर। दूसरा नेप्थलीन बोल, थर्ड एंथ्रासीन, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। यस यस यस, वो हो सकता है बेटा कि जब वो सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है, उसके कारण मे बी। और जब आप उसको वेपोराइज करते हो तो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट, अलग हो जाते हैं। दैट में बी द रीजन, क्लियर। नाउ camphor, naphthalene, anthracene, and one more you can write is benzoic acid. Number 4 is benzoic acid, etc. Like that. तो इनमें से बेटा कोई भी एक कंपाउंड आपको मिले जिसको हमें सेपरेट करना हो, वी कैन गो फॉर सब्लिमेट। जैसे इनको गर्म करोगे तो ये वेपोराइज होके यहाँ पे डिपोजिट हो जाए।
Next, third method. Third method is distillation. So all of you aware about distillation as well. देखो बेटा डिस्टिलेशन कैसे करते हैं और क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्टिलेशन ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट. तो डिस्टिलेशन हम कब काम में लेंगे और इसमें क्या करेंगे. डिस्टिलेशन बेटा तब काम में लिया जाता है जब कोई लिक्विड के साथ कोई नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी एसोसिएट हो. अगेन फिर से बताओ वोलेटाइल का मतलब क्या. Which It form can- vapor? Vapors. It can form vapor exactly. और non volatile का मतलब it can't form vapor. So this method is particularly used only when a certain liquid is associated with non volatile impurity. Liquid तो volatile होगा but impurity क्या होगी non volatile. Further ये जो liquid होता है ये boiling point पे decompose नहीं होना चाहिए. That should not decompose at boiling point. क्योंकि डिस्टिलेशन में हमें उसको हीट करना है बॉइलिंग पॉइंट पे. और यदि वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो गया तो फिर हम किसको सेपरेट करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट. तो दिस मेथड इज यूज्ड. राइट डाउन. दिस मेथड is used to separate liquid. This method is used to separate the liquid which boil without decomposition. Without decomposition from non-volatile impurities. From non-volatile impurities. इस लाइन का मतलब क्या हुआ. ये मेथड हम तब काम में लेंगे जब हमें किसी लिक्विड को सेपरेट करना होगा. किससे सेपरेट करना होगा. नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज से. फर्दर ये जो लिक्विड है इट शुड नॉट डिकम्पोज ऑन बॉइलिंग. जैसे ये डिकम्पोज होता है तो हम फिर किसको सेपरेट करेंगे. इट शुड बी थर्मली स्टेबल. थर्मली स्टेबल का मतलब हीट करने पे ये डिकम्पोज नहीं होना चाहिए. अब देखो बेटा डिस्टिलेशन किस तरह से कैरी आउट होता है. डिस्टिलेशन के काफी टाइप्स होते हैं. So if we talk about types of distillation, number one is simple distillation. First is simple, fractional, and skip distillation. This is simple distillation. Second is steam distillation. Steam की मदद से distillation carried out करते हैं. And next is fractional distillation. And there is one more distillation, that is vacuum distillation. Simple, steam, and fractional. तो बेटा हम यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन से डील करेंगे. राइट डाउन सिंपल डिस्टिलेशन. पहले इसको समझेंगे होता क्या है सिंपल डिस्टिलेशन. ठीक. इसके अंदर एक सिंपली बल्ब टाइप का फ्लास्क होता है लाइक दैट. दिस इज अ फ्लास्क. अगेन वी आर गोइंग टू हीट दिस फ्लास्क. इट इज पुट on a simple stand and this is the burner. ठीक है. इस फ्लास्क के अंदर बेटा इम्प्योर सैंपल है. इस फ्लास्क कंटेनिंग इम्प्योर सैंपल. इम्प्योर सैंपल में मान लिया दो कंपोनेंट है. एक है ए कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट है बी. ए है लिक्विड और बी है नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी. ध्यान से समझना. This impure sample contains two components, that is A and B. A is the liquid and B is non-volatile impurity. अब जब आप इसको हीट करोगे यहाँ से वेपर्स फॉर्म होगी. इन वेपर्स को हम ट्यूब के थ्रू पास करेंगे और थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद इनको एक कंडेंसर के थ्रू कंडेंस कर देंगे. There is one condenser
is used to condense this vapor. After condensation, these vapors will liquefy and will settle down and deposit in another flask like that. This is condenser. Now, ध्यान से समझना कि बेटा जब यहाँ से वेपोराइज हुआ, कैन यू टेल मी विच कंपोनेंट अंडरगोज वेपर फॉर्मेशन? कौन सा कंपोनेंट वेपर बनाएगा? Which have low boiling point. Very good. So that liquid will vaporize. Component A. Getting my point? A जो है ये लिक्विड था और ये वोलेटाइल है, इसलिए ये वेपर बना देता है. B जो था वो नॉन वोलेटाइल है, तो दैट विल लेफ्ट बिहाइंड. B यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा और जब आप वेपर को पास करोगे तो A आगे बढ़ते बढ़ते कंडेंसर के थ्रू कंडेंस हो जाएगा और यहाँ पे A की ड्रॉपलेट एक्यूमुलेट हो जाएगी. दिस इज प्योर कंपोनेंट A. प्योर कंपोनेंट A. तो B कहाँ पे रह गया? B फ्लास्क के अंदर बच जाएगा. गॉट इट? तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या हुआ? दिस इज वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन. पहले हम क्या करते हैं? वेपोराइज, और उसके बाद क्या कर देते हैं? कंडेंस. तो वी कैन से इट इन्वॉल्व vaporization followed by condensation. Vaporization followed by condensation. Note it down. आज पेज नोटबुक नहीं लाया. That is your fault or mine. बट आज का आज कंप्लीट करना आपको. तो इसका एक एग्जांपल आप लिख लीजिए कि कब ये काम में लिया जाता है. तो सेपरेटली आप लिख लीजिए. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम सेपरेशन डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं. दैट इज सेपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल. इसके अंदर हम और जो सेपरेशन है वो डिस्टिलेशन के थ्रू ही कैरी आउट करते हैं. कैन यू टेल मी आउट ऑफ these three components which is volatile and which is non volatile? Alcohol volatile. वेरी गुड. अभी डिस्कस किया था हमने अल्कोहल, कोई भी तरह का अल्कोहल हो वो जनरली वोलेटाइल होता है. तो बताओ कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन किसका होगा? ईथर का या अल्कोहल का? Alcohol. वेरी गुड. अल्कोहल का होगा क्योंकि दिस इज वोलेटाइल. दैट कैन ओनली फॉर्म वेपर व्हिच फर्दर कंडेंस टू फॉर्म प्योर लिक्विड. गुड. Next and last method is chromatography. Last method, fourth one is chromatography. ये भी काफी important है, इसको अच्छे से समझेंगे. Next, write down number 4 is chromatography. Now chromatography क्या होती है, इसकी क्या टाइप्स हैं, इसमें कौन कौन सी फेजेस होती है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल. सबसे पहले chromatography कब काम में ली जाती है?
याद रखना बेटा, क्रोमेटोग्राफी उन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो डिफरेंट होगा, दैट विल हैव डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन, दैट इज कुछ कंपोनेंट जो है वो जल्दी से पास हो जाएंगे और कुछ कंपोनेंट जो है वो धीरे धीरे पास। तो इसी डिफरेंस की वजह से डिफरेंस की वजह से जो सेपरेशन बनेगा दैट इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। जैसे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, दिस इज यस वो आप एक बार एनसीईआरटी से देखें, द मेन इज सिंपल डिस्प्ले, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में भी हम काफी टाइप देखेंगे, बट बेटा वन मोर टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि कुछ टॉपिक जो है वो आपको एनसीईआरटी से अच्छे से देखें। गेटिंग माय पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज पर्टिकुलरली द टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके बाद आएगा एलिमेंट डिटेक्शन, एनालिसिस, qualitative analysis and quantitative analysis. That is conceptual part that we are going to discuss in detail. That is theoretical. Almost 80 to 90% we are covering in class. But if you find some point is missing from NCERT, just include in notes. Clear? Still, if you facing difficulty, then also. Then now chromatography. This method is used when components have different rates of adsorption on a particular adsorbent. अब ये वाला वर्ड कई बार सुन रहे होंगे, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन? एनीवन हैव यू हर्ड दिस वर्ड? एब्जॉर्प्शन तो आपने कॉमनली सुना होगा, आप डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए आप याद रखें कि एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। देखो, दिस इज एडसॉर्प्शन, दिस इज एब्जॉर्प्शन। बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है स्पेलिंग में भी, एडसॉर्ब और एब्जॉर्ब। इसको आप सेपरेटली लिखना नोटबुक के ऊपर वाले सेक्शन में। एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। यस यस श्योर। नो नॉट लाइक दैट। सी, एडसॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना, मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक पर्टिकुलर सरफेस होगा, इस सरफेस पे आके दूसरा कंपोनेंट एक्यूमुलेट हो जाएगा, लाइक दैट। मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर सरफेस होगा और उस पे एक दूसरा कंपोनेंट आके एडसॉर्ब हो जाएगा। तो सरफेस पे यदि कोई प्रोसेस होता है तो एडसॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना, ये पूरे बल्क में होगा। जैसे ये कोई बॉडी है, दूसरा कंपोनेंट इसके पूरे बल्क में ऑक्यूपाई हो जाएगा, लाइक दैट। तो इफ वी से, इफ वी इंसर्ट अ chalk, blackboard chalk into ink, what is that? Absorption और adsorption? चौक को हमने इंक पे डाल दिया तो क्या होगा? Absorption. हाँ बिल्कुल, क्योंकि चौक के पूरे बल्क में जो है इंक पूरा सेग्रीगेट हो जाएगी। बट इफ वी पुट एन स्टोन, एक पत्थर हम इंक पे डालें, तो व्हाट विल बी द केस? Adsorption. Absorption. एडसॉर्प्शन, क्योंकि वहां पे जब आप स्टोन को डालोगे तो स्टोन की सरफेस जो है वो ब्लू या ब्लैक कलर से आप कह सकते हैं कलराइज होगा। अदरवाइज स्टोन का जो बल्क वाला पार्ट है, अंदर वाला हिस्सा, दैट विल रिमेन एज इट। तो एडसॉर्प्शन काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको आप अलग से लिखें, याद रखें। एडसॉर्प्शन इज सरफेस एंड एब्जॉर्प्शन इज बल्क। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक। तो क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या डिस्कस किया? It is the method when components are having different rate of adsorption
ऑन पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट। नाउ दो टर्म यहाँ पे काम आती है बार बार, एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेट क्या होता है। जो कंपोनेंट बेटा यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है इसको हम कहते हैं एडजॉर्बेट। जो कंपोनेंट एक्यूमुलेट होता है दैट इज एडजॉर्बेट, और जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है दैट इज एडजॉर्बेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बताओ इंक और स्टोन वाले एग्जांपल में कौन सा एडजॉर्बेट है और कौन सा एडजॉर्बेंट, इंक और स्टोन वाले में? इंक सर एडजॉर्बेट है। इंक इज एडजॉर्बेट, एग्जैक्टली। इंक एक्यूमुलेट हो रही है तो इंक एडजॉर्बेट का काम करेगा, और किसके सरफेस पे हो रहा है? स्टोन पे। तो स्टोन किसका काम करेगा? एडजॉर्बेंट का। क्लियर? फाइन, तो ये टर्म भी क्लियर होगी। तो क्रोमेटोग्राफी हम तब काम में लेंगे जब अलग अलग कंपोनेंट की जो एडजॉर्प्शन की रेट होगी वो डिफरेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, types of chromatography. So there are large number of chromatography. Number one, that is column chromatography. This is the most common and most important. Column chromatography. Next is thin layer chromatography. Thin layer chromatography. हम शॉर्ट फॉर्म में TLC के नाम से जानते हैं। TLC, thin layer. Number three is paper chromatography. Paper chromatography. And the last one is gas chromatography. Column, thin layer, paper, and gas. So now we are going to deal with column chromatography in detail. To put the heading, what is column chromatography? बिल्कुल सिंपल है, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, बाद में आप नोट करें इसको। बेटा कॉलम क्रोमेटोग्राफी नाम से पता चल रहा है यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम होगा इस तरह का, लाइक दैट। लाइक दैट, दिस इज द कॉलम। इस कॉलम के अंदर दो फेजेस होगी, एक होगी मोबाइल फेज और दूसरी होगी स्टेशनरी फेज। नाम से पता चल रहा है स्टेशनरी का मतलब जो फिक्स रहेगी और मोबाइल का मतलब जो मूव करेगी। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा एडजॉर्बेंट है। लाइक दैट, so let us consider the stationary phase. This is stationary phase. Stationary का मतलब वो फिक्स है, मूव नहीं होगी। दिस इज अ बैड, एक तरह का ये बैड है सिलिका जेल का, तो इट इज स्टेशनरी फिक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मिक्सचर डालेंगे। दिस इज ए, दिस इज बी। अब दोनों कंपोनेंट जो है बेटा इनकी रेट अलग अलग है एडजॉर्प्शन। ये सिलिका जेल से एडजॉर्ब होने की अलग अलग रेट है, कोई फास्ट एडजॉर्ब होगा तो कोई स्लो एडजॉर्ब होगा। लेट्स सपोज the rate of A is fast and the rate of B is slow. तो क्या होगा, जब आप इन दोनों कंपोनेंट को ऊपर से इंसर्ट करोगे तो A फास्टली एडजॉर्ब हो रहा है, तो बताओ जल्दी से नीचे कौन आएगा? A वेरी गुड। सबसे पहले आपको सिलिका बेड से A एडजॉर्ब होता दिखाई देगा और B पीछे रह जाएगा। दिस इज B। तो बताओ मोबाइल फेज कौन सी हुई? ये वाली। ये फेजेस मोबाइल फेज है, ये मूव कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आती चली जाएगी। बट जो बैड है दिस इज स्टेशनरी फेज। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, लेट्स सपोज 4 to 5 minutes, आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट A विल कम एट द बॉटम। और जैसे A नीचे आएगा, यू कैन रिमूव दिस क्लॉक वॉच, यू कैन रिमूव दिस वॉल। जैसे वॉल हटाओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या मिल जाएगा? A। क्लियर? और थोड़ी देर बाद उसको फिर से इंसर्ट कर दो वॉल को, और फिर थोड़ी देर बाद और प्रोसेस होने दो एडजॉर्प्शन, उसके
उसके बाद दूसरी क्लास में आप किसको स्टोर कर सकते हैं, बी। दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे बताओ कौन सी मोबाइल फेस होगी, जो फेस मूव करती जा रही है, मूव कौन सी फेस कर रही है, कंपोनेंट वाली, गॉट इट। और स्टेशनरी फेस कौन सी होती है, जिस सरफेस की एडजॉर्प्शन हो रहा है। और जनरली याद रखना बेटा, ये जो बेड होता है ये जनरली सिलिका का होता है, दैट इज सिलिका बेड। नोट इट डाउन। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि यदि कोई दो कंपोनेंट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में वेरी कर रहे हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू हम उनको कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर इज क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 11th लेवल पे डेफिनेशन पार्ट पूछा जाता है। फर्दर ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा फील्ड स्टेशनरी होता है एंड विच फेस इज मोबाइल। Fine. So any doubt in today's lecture? Suveni, Sarika, Aditya, and Japjit, anyone? No, sir. Fine. No, sir. Lecture. sir. Good. Good. So that was very interesting and very simple lecture. बेटा इसका आप एक बार NCERT जरूर रीड करें और जो पॉइंट भी आपको मिलते हैं जस्ट add on those points to the note. Further, in tomorrow's lecture we will discuss the analysis of organic compound. Organic compound में दो तरह के analysis होती है, one is qualitative and the other one is quantitative. क्वालिटेटिव का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वालिटी क्या है, उसमें कौन से कंपोनेंट क्वालिटी का पता करेंगे, कार्बन है या नाइट्रोजन है या सल्फर या फिर हाइड्रोजन, दैट इज क्वालिटेटिव। एंड द अदर वन इज क्वांटिटेटिव, उसमें हम क्वांटिटी का पता करेंगे कि यदि सल्फर है तो उसका कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन है तो उसका कितना परसेंटेज है, लाइक दैट। सो दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, fine. Thank you. Have a nice day.